अच्छा, कांग्रेसियों ने भी अच्छा खेल किया कि जब उनको चुनाव लड़ना था, एम्स का उद्घाटन कर दिया, नहीं लगा सके। रेल कोच का 4 बार लग गया, लेकिन उद्घाटन के बड़ा दबाव के बाद। और रही कांग्रेस की ये जो गढ़ है, यहाँ सांसद सोनिया गांधी है। वो 2004 में जब चुनाव लड़ने आई, हम लोगों को लगा कि रायबरेली का बड़ा परिवर्तन होगा, बहुत विकास हो जाएगा। अभी मैं बात कर लूँ त्रिपुरा में, जहाँ की त्रिकोणीय वहाँ पे पंचायती चुनाव हुआ है, तो 324 में 329 वोट बीजेपी ने हासिल किया है। तो इसे आप ये मत न समझें कि बीजेपी पूरी तरीके से विधानसभा चुनाव के पहले बहुत मजबूत है। मैं शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर कहूँगा, शिक्षा व्यवस्था पे अगर बात की जाए तो आप जगतपुर से निकल जाइए, आज भी जो निचले तबके बच्चे हैं वो जमीन पे बैठ के अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। ये रायबरेली तो मतलब गांधी परिवार गढ़ है, लेकिन अब गढ़ के लिए अब सभी लोग अपने अपने इच्छुक है और जनता हर बार सबको बदलती है। अब जनता ही निर्णय देगी इसमें क्या होगा और क्या करेंगी। लगातार हम रायबरेली के सियासी मिजाज और सियासी नब्ज से आपको वाकिफ़ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा इस कड़ी में हम रायबरेली के कुछ पत्रकार साथियों से भी चर्चा करेंगे, जो कि सालों से रायबरेली की सियासत को गहराई से समझ रहे हैं, गहराई से कवर कर रहे हैं। लिहाजा हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि रायबरेली का सियासी समीकरण कैसा है और यहाँ का जो तरह तरह की जो कांग्रेस पार्टी को लेकर बातें कही जा रही कि कांग्रेस पार्टी का अब यहाँ से भी जो अस्तित्व है वो ख़त्म होने की कगार पर है, सोनिया गांधी की बादशाहत पर भी खतरा है। तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। भाई साहब, सबसे पहले अपना परिचय बताएं और उसके बाद मेरा पहला सवाल ये है कि रायबरेली के सियासी समीकरण मौजूदा वक्त में क्या कह रहे हैं। शिव प्रसाद नाम है, मैं रायबरेली का ही रहने वाला हूँ, एक न्यूज़ चैनल से जुड़ा हुआ हूँ। जो हम लोग देखते चले आ रहे हैं बीते लगभग 30 सालों से, जो रायबरेली की जो राजनीतिक सरगर्मियाँ रही हैं, वो हर मौके के अनुसार, सत्ता के अनुसार बदलती रहे और नेता भी बदलते रहे। तो वर्तमान हालात में पहले यहाँ ये माना जाता था कि ये कांग्रेस का गढ़ है रायबरेली, और खासकर सभी लोग, जितनी भी मीडिया, चाहे लोकल हो या प्रदेश की हो, राष्ट्रीय हो, वो देखती है कि उसका हित कहाँ है, उस हिसाब से अपनी रिपोर्टिंग और उसी हिसाब से हम लोग करते हैं। वर्तमान में हालात पिछले 7 सालों से कुछ बदले हैं, और रही कांग्रेस की ये जो गढ़ है, यहाँ सांसद सोनिया गांधी हैं। वो 2004 में जब चुनाव लड़ने आई, हम लोगों को लगा कि रायबरेली का बड़ा परिवर्तन होगा, बहुत विकास हो जाएगा। वो ठीक है, वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाई, लेकिन प्रधानमंत्री की जो चाबी है उनके पास रही। उस चाबी के मुताबिक और वर्तमान में आज हालात रायबरेली के बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है कि जो सुपर प्रधानमंत्री के रूप में जानी जाती रही हों, 10 साल सरकार रही, तो कहीं न कहीं जो पतन हो रहा है रायबरेली से कांग्रेस का, और मैं तो ये कह सकता हूँ कि यूपी में इनका हुआ, फिर लोकसभा में पूरे केंद्र से गई, तो कहीं न कहीं ये इनके जो कर्ता धर्ता हैं वो सोचें। हम लोग जो रिपोर्टिंग करने में कुछ चीज़ें निकल के आई हैं, जिनको उनको उन जगह प्लेटफार्मों पर हम लोग रखने का बड़ा प्रयास किया और रखा भी, लेकिन सरकारें नहीं समझ पाई। वही हालात वर्तमान में हैं। आज सरकार बदली, बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी साहब है, यूपी में योगी जी हैं। सवाल वही है कि जो बुनियादी जो ढांचा है कि कहाँ से कौन जीतेगा, अब चुनाव आ गया है, सब लोग अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन चाहते तो जितना भी, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, ये 4.5 साल योगी सरकार यानी भाजपा सरकार है यूपी में। आप रायबरेली ज़िले को और दूसरे ज़िले में चले जाइए तो यहाँ लगता है जो योजनाएं आनी चाहिए थी, ये रायबरेली आखिर क्यों पिछड़ा रहा। आप दूसरी जगह अभी जाएंगे तो आपको वहाँ का जो लोकल बॉडी है, जो लोकल न्याय जिला पंचायत है और नगर पंचायतें हैं, नगर पालिका हैं, उनके अच्छे काम हैं। यहाँ उस तरह की सड़कें नहीं दिखेंगी, सोलर लाइटें नहीं दिखेंगी, अभी शाम हो जाएगी। और सेम उसी तरह का कौन अधिकारी कितने दिन अपने हिसाब से जो रहता है कि हमको इतने दिन इस पद पे रहना है, सरकार का कोई नहीं चलता। मतलब आपका कहना है कि सोनिया गांधी के सुपर पीएम होने के बावजूद जो विकास के कार्य रायबरेली में होने चाहिए वो नहीं हो पाए। हाँ, ये कहना है। और वर्तमान जो है रायबरेली का, इसीलिए रायबरेली को हमको लगता है जो
वर्तमान सरकार के और कांग्रेस के। उन्होंने सोचा होगा कि जब हमारे लिए ये 75 जिलों में 74 जिले काम करने के लिए हैं, तो हम सोनिया गांधी के वहाँ संसदीय क्षेत्र में क्यों काम करें। बगल में अमेठी चले जाइए, स्मृति ईरानी जी के इलाके में चले जाइए, तमाम योजनाएं आई। अच्छा, कांग्रेसियों ने भी अच्छा खेल किया लिया कि जब उनको चुनाव लड़ना था, एम्स का उद्घाटन कर दिया, नहीं लगा सके। रेल कोच का 4 बार लग गया, लेकिन उद्घाटन के बड़ा दबाव के बाद तो ये लोग योजनाएं लाते रहे। कोरोना काल हो गया, मैडम बीमार हैं, ये बहाना है। कांग्रेसी अपनी बात कहेंगे कि हमने बड़ा काम कर दिया, 2-4 सिलेंडर किसी से मांग के बंटवा दिया। या जो सांसद निधि से अभी कोविड के लिए सांसद सोनिया गांधी ने करीब 1.25 करोड़ रुपया दिया, वो उसमें क्या खरीद हुई है उनके एजेंट जाने, लोग जाने। तो इस तरह से पैसे की बंदरबाट हुई। अच्छा, उस पैसे की ऑडिट कौन करे, क्यों करे योगी सरकार, बीजेपी सरकार? इससे उनका कोई लाभ तो होना नहीं। तो इसलिए रायबरेली का जो विकास है उस हिसाब से नहीं हुआ। आज भी आप बड़ा कहा जाता है कि जब से आज़ादी हुई, पहले ये कांग्रेस नेहरू गांधी का वो रहा, उसी का कुछ फ़ायदा है, लेकिन ज़्यादातर नुकसान ही हुआ है रायबरेली के लोगों का। ये मेरी अपनी नज़र से देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और भी हमारे साथ पत्रकार साथी जुड़े हुए हैं। सर, मेरा प्रश्न ये है कि अदिति सिंह जो यहाँ से और इसी के साथ एक राकेश सिंह, 2 कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, उनका चुनाव जीतने के बाद भाजपा में चले जाना किस रूप में आप देखते हैं? क्या ये माना जाए कि कांग्रेस पार्टी अब जो जनाधार था, जो वर्षों से जनाधार चला आ रहा था, वो एक झटके में ख़त्म हो जाएगा? ऐसा नहीं है। रायबरेली ने राजनीति के कई युग देखे हैं। रायबरेली ने इंदिरा जी का भी युग देखा है। एक समय ऐसा आया जब इंदिरा जी के बाद भी रायबरेली ने, गांधी नेहरू परिवार के बाद भी रायबरेली में राजनीति हुई है। और उसके बाद सोनिया जी आई, सोनिया जी का भी युग देखा है। अब चूंकि ये दोनों विधायकों की अगर आप बात कर रहे हैं, तो इन दोनों विधायकों का दल बदलना आज के दौर में, राजनीति में दल बदलना कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप भी जानते हैं कि दल बदलना बहुत आसान चीज़ होती है और सही समय आने पर हर व्यक्ति दल बदलता है। अगर रायबरेली के राजनीतिज्ञों की बात की जाए तो रायबरेली में कोई भी ऐसा नाम नहीं है जिसने जिस दल से राजनीति शुरू की हो आज उसी दल में हो, चाहे वो जितना बड़ा नाम हो। सभी दल बदलते रहे। सब जितने भी रायबरेली में राजनीतिक चेहरे हैं उन सब ने दल बदला है। इसलिए कि कई लोगों ने 1-2 दल बदले हैं, कई लोग सारे दलों से होकर आए हैं। तो अब चूंकि अदिति सिंह की बात और राकेश सिंह की बात है, हालांकि अदिति सिंह को लेकर मुझे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी, क्योंकि इस बीच कुछ खबरों से और सोशल मीडिया की पोस्टों से थोड़ा सा वो मामला चल रहा है। तो लोग कहेंगे मामला आपका नहीं, वो मतलब लोग उसको जोड़ेंगे। अगर हम कुछ बोलेंगे तो लोग जोड़ेंगे कि आप लगातार जो है खबर जैसे कर रहे हो। क्योंकि पत्रकार कोई व्यक्तिगत नहीं होता, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती, जो देखता है वही लिखता है। लेकिन लिखने के तौर पे समर्थक होते हैं, तो समर्थक उसको अपने नज़रिए से देखता है। कोई उसे व्यक्तिगत मानता है, कोई इसे अटैक मानता है। अगर अदिति सिंह ने दल बदला तो मतलब ये कहा जाए कि अवसरवादी और सिद्धांतहीन राजनीतिक भविष्य रहा है उनका, तो इसमें कोई बुराई थोड़ी नहीं है। क्योंकि जब वो कांग्रेस में थी तो कांग्रेस तरीके से बोलती थी, प्रियंका जी की बड़ाई करती थी, सोनिया जी की बड़ाई करती थी। इवन उनके पिताजी भी पहले कांग्रेस में थे, उन्होंने राजनीतिक कैरियर शुरू किया कांग्रेस से। लेकिन फिर उनके पिताजी को चुनाव जीतने के लिए दल की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो दिल से चुनाव जीतते थे, वो जनता का दिल जीतते थे और चुनाव जीतते थे। लेकिन अदिति सिंह जी को चुनाव जीतने के लिए दल की आज ज़रूरत पड़ गई है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। मेरा एक मतलब बुनियादी और बड़ा प्रश्न यही है कि अखिलेश सिंह और अदिति सिंह, चूँकि अदिति सिंह उत्तराधिकारी हैं, दोनों में कितना फ़र्क आप पाते हैं अखिलेश सिंह और अदिति सिंह की राजनीति में? ये आप देखिए कि उत्तराधिकारी होना अलग बात है, उत्तराधिकारी होना और बनना दोनों में अंतर है। कि अखिलेश सिंह क्या करते थे, अदिति सिंह के बारे में उनके समर्थक मानते हैं कि वो बहुत काम करती हैं, लेकिन अगर सच्चाई आप बहुत सारी जनता मानती है। अभी मैं किसी एक यूट्यूब चैनल पे ही देख रहा था, उनका जो होम ब्लॉक है अम्बावा, वहाँ पे कोई एक रिपोर्टर वहाँ वर्जन ले रहा था। कुछ मुस्लिम परिवार थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से मना किया, ये कहते हुए कि हम वोट नहीं करेंगे भाजपा को। तो मतलब ये तो एक तरीका है। और अगर अखिलेश सिंह की बात की जाए तो हर छोटे बड़े मुद्दे पर अगर एक ठेलिया वाले के साथ भी अगर कोई दुर्व्यवहार होता था, उसके साथ अत्याचार होता था,
तो सबसे पहली आवाज़ कोठी से अखिलेश सिंह की उठती थी। वो चाहे वो राजनीतिक दल के लिए उठती रही हो, चाहे वो संबंधित अधिकारी के लिए उठती रही हो, लेकिन ये कहें कि रायबरेली के सदर विधानसभा क्षेत्र के जो दबे कुचले गरीब लोग हैं, उनकी आवाज़ सबसे पहले अखिलेश सिंह उठाते रहे। और यही कारण रहा कि वो इतने वर्षों से वो विधायक रहे, वो भी बिना किसी राजनीतिक दल से। और अखिलेश सिंह की अगर राजनीति की बात करें और अदिति सिंह की राजनीति की बात करें, तो अदिति सिंह ने जो चुनाव लड़ा था कांग्रेस और सपा के गठबंधन से, उनके पिताजी जो चुनाव लड़ते थे, अगर उसके वोट बैंक का आप आकलन कर लें, और वो तब चुनाव लड़ते थे और इतने वोट पाते थे जब सपा भी लड़ती थी, बसपा भी लड़ती थी और कांग्रेस भी लड़ती थी, तब अखिलेश सिंह 1 लाख मत पाते थे। अब अदिति सिंह ने जब चुनाव लड़ा, जब सपा ने अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा किया, कांग्रेस से वो खुद प्रत्याशी थी, तो अगर उनके इन दोनों दलों के वोट उनसे माइनस कर दिए जाएं, तो उनके वोट आज भी अखिलेश सिंह जी से कमी हैं। कुल मिला के दोनों में धरती आसमान का फर्क है, कहा जाए सियासत में? नहीं, बिल्कुल ये कहा जाएगा कि सियासत में तो बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि अखिलेश सिंह न केवल राजनीति करना जानते थे, वो राजनीति सिखाते भी थे लोगों को। बिल्कुल ठीक है। एक प्रश्न ये भी यहाँ पे खड़ा हो रहा, कहा जा रहा है कि अभी तक तो यहाँ सोनिया गांधी थी, कांग्रेस पार्टी का गढ़ कहा जा रहा है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी अब यहाँ पे रिप्लेस हो सकती हैं, चूँकि सोनिया जी के स्वास्थ्य कारण है। यहाँ की जनता भी बताती है पिछले 4 सालों से वो आई नहीं है। तो क्या इस बात की संभावना है कि प्रियंका गांधी अब सोनिया गांधी की जगह ले सकती है रायबरेली से? बिल्कुल, जैसा मैं आपको बता दूं कि 2022 का चुनाव विधानसभा चुनाव है, सभी पार्टियां आगे और सभी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता इस समय रायबरेली, जिसे कहते हैं सोनिया गांधी का गढ़, यानी गांधी गढ़ कहा जाए, जो 70 सालों से यहाँ बना हुआ है, यहाँ पे सभी नेताओं की यहाँ पे नज़र है। हालांकि मैं आपको बता दूं, जैसे प्रियंका गांधी हो या सोनिया गांधी जिस तरह मीडिया से दूरी बना रही थी, वैसे हाल ही में अभी आई हुई स्मृति ईरानी, जो कि मीडिया से पूरी तरीके से दूरी बनाई हुई हैं, अगर जब उनसे मीडिया बात करना चाहती है तो वो भी सोनिया गांधी जैसी अपनी दूरी बना के रखती हैं। तो ऐसे में जो पत्रकार है दिन रात लगातार मेहनत करता है कि आखिर मैम जिस तरह ये योजना आ रही है कि चुनाव से पहले क्या रायबरेली या अमेठी को कोई योजना या कोई कुछ सौगात मिलेगी, तो वैसे में वो मीडिया से इतनी दूरी बनाएंगी। तो यही देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी अभी हाल ही में अपने कार्यालय में आई थी, उन्होंने मीडिया से बिल्कुल बात नहीं की, पत्रकार दिन रात बराबर उनके आवास में खड़े थे। तो कहीं नहीं देखा जा रहा है कि जिस तरह ये गांधी गढ़ है तो ये खतरे में बिल्कुल नजर आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि इस बार कहीं ना कहीं कमल खिल जाए, क्योंकि जिस तरह प्रियंका सोनिया गांधी थी, उनका गढ़ कहा जाता है, 70 सालों से गांधी गढ़ बना हुआ है, जहाँ पे देखा जाए कि 1993 से हमारे जो अखिलेश जी हैं विधायक बने हुए हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए थे, फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, उसके बाद उन्हीं के नेतृत्व में उनकी बेटी ने इस मुकाम पे आज उतरी कि वो कांग्रेस में पहुंची, लेकिन उन्होंने भी कहीं ना कहीं देखा कि कांग्रेस का जो गढ़ है वो ढहता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने देखा कि बीजेपी को ज्वाइन करना ही ठीक रहेगा, क्योंकि बीजेपी के ज्वाइन करने से कहीं ना कहीं उनको एक ये स्क्रूज मिल रहा है कि टिकट मेरा कंफर्म होगा विधायकी का। हालांकि विधायकी के तौर पे काफ़ी लोग यहाँ पे अपना हाथ आजमा रहे थे कि इस बार बीजेपी से मुझे टिकट मिलेगा, लेकिन अदिति सिंह के ज्वाइन करने के बाद कुछ लोग निराश हो गए हैं, जो कि पूरी तरीके से यहाँ पिछड़ गए। मैं एक आपको उदाहरण दूंगा। तो फिर इससे क्या भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी बढ़ेगी? मैं आपको बताऊंगा कि गुटबाजी बनने वाली बात नहीं है। जैसा कि मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि यहाँ की बीजेपी नेता जो जिला अध्यक्ष अनीता श्रीवास्तव हैं, उनको या विनोद वाजपेयी, मैं उनको ले लूं, जो कि पूर्व चेयरमैन, और बताना चाहूँगा कि कर्नल हैं वायुसेना के, उनको इस बार की विकेट के दावेदार के लिए अपना प्रमोशन कर रहे थे, ताकि मैं इस और के मैं आपको प्रोवाइड करूँ और जनता के सम्मुख अपना कार्य करूँ। लेकिन देखा जा रहा है कि जैसे अदिति सिंह का लगा कि अदिति सिंह भाजपा ज्वाइन कर ली हैं, तो इन लोग में काफ़ी निराशा देखी गई है। और कई बीजेपी क्या करता है, मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण ये दे रहा हूँ कि मुजफ्फरपुर में शाहजहांपुर में बीजेपी के 50 कार्यकर्ता सपा में शामिल होते हैं। आखिर से आप क्या समझेंगे? तो कहीं ना कहीं देख रहा है कि इस बार बीजेपी भी खतरे में आ रही है। अभी मैं बात कर लूँ त्रिपुरा में, जहाँ की त्रिकोणीय वहाँ पे पंचायती चुनाव हुआ है, तो 324 में 329 वोट बीजेपी ने हासिल किया है। तो इसे आप ये मत न समझें कि बीजेपी पूरी तरीके से विधानसभा चुनाव के पहले बहुत मजबूत है, क्योंकि यूपी का जो चुनाव है बहुत ही जनता के अपने सम्मुख, क्योंकि जनता इस बार बेवकूफ़ नहीं बनेगी। जनता वोट तो देती है कि मैं इनको जिताऊंगा, कि मेरे तरफ कार्य हो जाएंगे, योजनाएं तो कोई आती हैं, लेकिन वो योजनाएं जनता तक नहीं पहुँच पाती है। कई भी
अधिकारी होते हैं कि योजनाओं को अपने तक सीमित करते हैं। मैं शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर कहूँगा, शिक्षा व्यवस्था पे अगर बात की जाए तो आप जगतपुर से निकल जाइए, आज भी जो निचले तबके बच्चे हैं वो जमीन पे बैठ के अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। साउथ को लेकर अगर मैं बात किया जाऊँ तो साउथ में ऐसे भी CSC हैं जहाँ तक उनका उद्घाटन भी नहीं हुआ, वो पूरी जंगल में तब्दील हो गए हैं। मैं अपने रायबरेली की जिला अस्पताल की बात करता हूँ, यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था है, जिस तरह देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था है। हमारे अनुज बड़े भैया हैं जो पत्रकार हैं, लगातार खबरें चलाते हैं स्वास्थ्य को लेके, लेकिन ऐसे भी जिला प्रशासन का कोई भी एक्शन नहीं होता है। तो चुनाव तो नजदीक आ रहा है, सभी पार्टियां दावे तो बड़े बड़े करेंगे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन सब दावे फेल होते हुए ब्लैक लिस्ट में जमा होते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बड़ा सवाल ये है कि इस बार यदि रायबरेली की बात की जाए तो सपा, भाजपा और कांग्रेस तीनों को आप किस रूप में आंकते हैं? ये रायबरेली तो मतलब गांधी परिवार गढ़ है, लेकिन अब गढ़ के लिए अब सभी लोग अपने अपने इच्छुक है और जनता हर बार सबको बदलती है। अब जनता ही निर्णय देगी इसमें क्या होगा और क्या करेंगे। बीजेपी की क्या स्थिति? बीजेपी तो आई तो है, हमारे यहाँ बीजेपी है भाई। आपके आदित्य सिंह चली गई और राकेश सिंह चले गए तो बीजेपी मजबूत तो हुई है, लेकिन अब जनता उसका निर्णय लेगी। अब जनता किस तरफ जा रही है, जनता क्या करती है, तो जनता मतलब यही से जनता के ऊपर सब निर्भर है। बिल्कुल ठीक है, जनता के ऊपर तमाम चीज़ें निर्भर हैं। पत्रकार साथी लगातार हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। सर, रायबरेली में चूंकि सर ने भी अभी एक बात कही कि सोनिया गांधी यहाँ से सांसद हैं, लेकिन सुपर PM रही, विकास कार्य नहीं हो पाए, तो इसके पीछे क्या बड़ी वजह आप मानते हैं? देखिए, जितना विकास अब चूंकि राजनीतिक दल और विकास नहीं हो पाए, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। राजनीतिक दल जो विरोधी राजनीतिक दल हैं उनको विकास नहीं कभी दिखेगा। भाई जैसे एम्स आया, वो सोनिया जी के समय उसकी आधारशिला रखी गई, बाद में भाजपा ने बजट रोका, लेकिन अब इसको लेके क्रेडिट दोनों सरकारें लेती हैं। कांग्रेसी प्रचार करते हैं कि सोनिया ने दिया है, भाजपाई प्रचार करते हैं कि नहीं उन्होंने केवल आधारशिला रखी थी, हमने उसको चालू कराया, हमने डॉक्टर्स दिए हैं, हमने व्यवस्थाएं दी हैं। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं। और रायबरेली का जो राजनीतिक परिवेश है, आप देखिए 2007 में कांग्रेस पूरी तरह से हावी रही यहाँ रायबरेली में। फिर जब 12 आया, 2012 में सपा हावी रही, और फिर धीरे धीरे आपने 17 में देखा कि भाजपा का परचम लहरा गया। तो रायबरेली की जो स्थिति है, अगर मौजूदा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सपा से गठबंधन करती है, कुछ सीटों पर अगर वो गठबंधन कर लेती है, तो ये समझा जा सकता है कि सीटें दोनों पार्टियों को मिल सकती हैं। और अगर गठबंधन नहीं करती है तो भाजपा, चूँकि अब पहले की भाजपा नहीं रही, आप भी जानते हैं कि लोग केवल जातिवाद पर वोट नहीं कर रहे हैं, हिंदुत्व पर वोट नहीं कर रहे हैं। भाजपा ने काफ़ी कुछ बदला है अपने आप को, और उसका परिणाम ये है कि विभिन्न वर्गों के लोग भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। तो भाजपा इतनी कमज़ोर नहीं है। अगर अलग अलग प्रत्याशी लड़ते हैं तो भाजपा के प्रत्याशी कहीं ना कहीं मजबूत नज़र आएंगे, क्योंकि भाजपा सत्ता में है और जो दल सत्ता में होते हैं उन्हें मजबूत माना जाता है। लेकिन अगर गठबंधन होता है तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। हर विधानसभा की ये स्थिति होगी। यदि सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है तब? अगर गठबंधन हो जाता है तो मुश्किलें निश्चित रूप से भाजपा के सामने बड़ी हो जाएंगी। तो ये रायबरेली के पत्रकार साथी थे जिन्होंने अपने विचार रखे कि रायबरेली की सियासत कैसी चलती आई है और मौजूदा वक्त में रायबरेली का सियासी मिजाज क्या कहता है। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, रायबरेली।